हम इस ब्रह्मांड में छोटे से ग्रह के एक छोटे से जीव हैं, लेकिन हमारा दिमाग छोटा बिल्कुल नहीं है। इसी दिमाग और खुद के बनाए विज्ञान से हम इस अनंत ब्रह्मांड को समझने की कोशिश करते आ रहे हैं, लेकिन हम शुरू से ऐसे बिल्कुल नहीं थे। विकास के इस पड़ाव तक पहुंचने के लिए हमें कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा, जैसे कि धूमकेतु। इस छोटी सी दुनिया में जब हमारी आंख खुली तो उस पर सितारों की चादर थी। हमें खुद नहीं पता था कि हम कहाँ से आए थे, हम कौन हैं और हमारा ये ब्रह्मांड कैसे बना। ये सब कुछ हमें खुद ही पता करना था। शुरू से ही हमें एक बात का फायदा हुआ, हमारी बुद्धिमत्ता का, खास करके पैटर्न्स पहचानने की हमारी काबिलियत का। हम उन चीजों में भी पैटर्न ढूंढ लेते हैं जिनमें पैटर्न्स होते तक नहीं। इसे फॉल्स पैटर्न रिकॉग्निशन कहते हैं। पैटर्न्स पहचानने की हमारी काबिलियत विकास के उस दौर में पीढ़ी दर पीढ़ी और मजबूत हो गई। दुनिया की सारी सभ्यताओं ने आसमान में एक जैसे तारे देखे, लेकिन सबने उनमें अलग अलग तस्वीरें देखी। उन्होंने इन सितारों से बनी तस्वीरों को कैलेंडर की तरह इस्तेमाल किया। इन पैटर्न्स ने हमारे पूर्वजों को बताया कि कब किसी जगह रुकना है, कब आगे बढ़ना है, कब सर्दियाँ आएंगी, कब जानवरों के झुंड गुजरेंगे। जब उन्होंने देखा तारों की गति और पृथ्वी के मौसम के बदलाव में सीधा संबंध है, तो जाहिर है उन्हें यही लगा कि ऊपर आसमान में जो भी होता है उसका असर नीचे पृथ्वी पर पड़ता है। एक तरह से आसमान उन लोगों के लिए एक कैलेंडर की तरह था, इसलिए उसमें होने वाली हलचलों को देखकर वो अंदाजे नहीं लगाते तो और क्या। और इसलिए हमेशा खूबसूरत नजर आने वाले आसमान में जब उन्होंने धूमकेतु आते हुए देखा तो उन्होंने कुछ और मतलब निकाला। इसमें उनकी क्या गलती थी? उस वक्त उतनी समझ नहीं थी कि धूमकेतु असल में क्या थे। उस वक्त तो ये भी नहीं पता था कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर काटती है। उस वक्त मौजूद हर सभ्यताओं ने धूमकेतु को ईश्वर का भेजा हुआ संदेश समझा, और तकरीबन हमारे सारे पूर्वजों ने यही समझा इनका दिखना अशुभ है। बात चाहे पुराने एस्टिक लोगों की हो, एंग्लो सैक्सन, बाइबलियन या हिंदुओं की, सबने धूमकेतु को बर्बादी लाने वाला ही समझा। दक्षिण के जो लोग धूमकेतु को जंग से जोड़ते थे, तो पूर्वी अफ्रीका के मसाई लोग अकाल से, पश्चिम की इराक लोगों के लिए तो धूमकेतु का मतलब था बीमारी। जाहिर के जगह इसे खास तौर पे स्मॉल पॉक्स लाने वाला समझते थे। करीब 1400 बीसी की शुरुआत से पुराने चीन के लोगों ने धूमकेतु दिखने का रिकॉर्ड रखना शुरू कर दिया। बात चाहे हम धूमकेतु को बर्बाद दिलाने वाला समझे या किसी भविष्यवाणी की तरह, लेकिन आज हम जानते हैं कि धूमकेतु कहाँ से आते हैं और किन चीजों से बने होते हैं। ये एक गुजरे जमाने की बर्फ है, बर्फ और पत्थरों के तैरते पहाड़ जो हमारा सौर मंडल बनने के दरमियान बचे रह गए थे। ये करीब एक प्रकाश वर्ष दूर ग्रेविटी की वजह से सूर्य का चक्कर काट रहे हैं। इन्हें ऑट क्लाउड्स कहा जाता है, डच एस्ट्रोनॉमर यान ऑट के नाम पर, जिन्होंने 1950 में इनके बारे में बताया था। धूमकेतु कई तरीकों से खत्म हो सकते हैं, क्योंकि ये ग्रहों के घूमने के रास्तों पर आ जाते हैं, तो अक्सर ही उनसे टकराते भी रहते हैं। धूमकेतु का ज्यादातर हिस्सा बर्फ से बना होता है, इसलिए जितनी बार भी वे सूर्य के पास आते हैं उनका कुछ हिस्सा भाप बन के उड़ जाता है। हजारों बार ऐसा होने पर बर्फ पूरी तरह खत्म हो जाती है और धूमकेतु एस्टेरॉइड्स में बदल जाते हैं। ग्रेविटी की वजह से धूमकेतु सौर मंडल से बाहर फेंके जाते हैं और अंतरिक्ष में भटकते रहते हैं, मगर फिर भी न जाने कैसे धूमकेतु वापस आते रहते हैं। एस्ट्रोनॉमर यान ऑट ने नए आ रहे धूमकेतुओं की रफ्तार का पता लगाकर ये बताया कि वो एक गोलाकार बादलों की शक्ल में होंगे जो कुछ प्रकाश वर्ष दूर सूर्य को चारों ओर से घेरे होंगे। ऑट क्लाउड एक ऐसा नजारा है जो कभी किसी ने नहीं देखा और ना ही हम कभी देख पाएंगे। इतना अंधेरा जो है, और एक धूमकेतु अपने दूसरे धूमकेतु से उतनी ही दूर है जितना कि पृथ्वी से मार्स। ऑट ने ही सबसे पहले रेडियो टेलीस्कोप के जरिए हमारी गैलेक्सी के स्पाइरल स्ट्रक्चर को देखा था, और उन्होंने ही पता लगाया था कि हमारी गैलेक्सी के सेंटर में जबरदस्त धमाके हो रहे हैं। ये इस और पहला इशारा था कि वहाँ एक बहुत बड़ा ब्लैक होल भी बन सकता है। यान ऑट ने ही सूर्य और हमारी गैलेक्सी के बीच की दूरी का सही अंदाजा लगाया था। ये एक बड़ी बात थी। इससे ही हमें पता चला कि हम मिल्की वे में कहाँ पर है। हमारा तारा मिल्की वे के सेंटर से करीब 30,000 प्रकाश वर्ष दूर है। ऑट क्लाउड इतना बड़ा है कि इसके एक धूमकेतु को सूर्य का एक चक्कर पूरा करने के लिए करीब 10 लाख साल लग जाते हैं। सूर्य के इतने दूर पास से गुजर रहे किसी दूसरे तारे की हल्की सी भी ग्रेविटी का खिंचाव भी इन्हें सूर्य की पकड़ से आजाद कर सकते हैं। कुछ धूमकेतु सौरमंडल से बाहर फेंककर तारों के बीच भटकते रहते हैं, लेकिन कुछ धूमकेतु ग्रेविटी से सीधा सूर्य की तरफ बढ़ते हैं।
ये धूमकेतु बिना रुके काफी स्पीड में सीधा सूर्य की तरफ बढ़ रहा है। जब नेपच्यून की ग्रेविटी से थोड़ी अपनी तरफ खींचती है तो इसका रास्ता थोड़ा बदल जाता है। उसके बाद विशालकाय जुपिटर भी अपनी जबरदस्त ग्रेविटी से धूमकेतु का रास्ता फिर बदल देता है। जब धूमकेतु सौर मंडल में और अंदर की तरफ आता है तो सूर्य की गर्मी इसे तपाना शुरू कर देती है। रूखा सूखा बर्फ का पहाड़ एक चमकदार गोले में बदल जाता है जिसकी एक पूंछ भी होती है। इंसानों की 40,000 पीढ़ियों के दरमियान कम से कम 1 लाख बार तो चमकदार धूमकेतु दिखाई होगा और हर बार हम सिवाय आसमान को देखने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते थे। इन्हें देखकर हमारे पूर्वज या तो डर जाते थे या फिर इन्हें अपनी ही गलतियों की सजा मानते थे। और फिर 1664 में आए धूमकेतु ने पूरे यूरोप को डरा दिया क्योंकि तभी प्लेग फैला और महामारी शुरू हो गई। लेकिन एक बच्चे को धूमकेतु से जरा सा भी डर नहीं लगा। उसे तो ये बड़ा ही मजेदार लगा। एडमिन हेली को भी नई नई चीजों के बारे में जानने का बेहद शौक था। वो किस्मत वाले थे कि उनके पिता ने उनकी दिलचस्पी को और आगे बढ़ाया और उन्हें बेहतरीन साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स लाकर दिए। उन्होंने 20 साल की उम्र में ऑक्सफोर्ड छोड़कर जहाज के रास्ते अफ्रीका के पश्चिमी रास्ते पर सेंट हेलिना नाम के टापू पर पहुंच गए, जहाँ उन्होंने 12 महीने में पूरे दक्षिणी गोलार्ध के तारों का नक्शा बना दिया। उन्होंने पृथ्वी का सबसे पहला मैग्नेटिक फील्ड का भी नक्शा बनाया, साथ ही वेदर मैप की भी खोज की। सर आइजैक न्यूटन की मदद से हेली ग्रहों के सूर्य के इर्द गिर्द घूमने की वजह को समझने में कामयाब हुए। हालांकि एडमिन हेली ने कई उपलब्धियां प्राप्त की, लेकिन धूमकेतु की खोज उन कुछ चीजों में से एक है जिन्हें हेली ने कभी नहीं किया। उन्होंने तो बस एक भविष्यवाणी की। बिना किसी वार्निंग के ब्रह्मांड से कभी भी आ जाने वाले ये अजीब और खूबसूरत मेहमान आखिर है कौन? हेली ने किसी जासूस की तरह सारे सबूत इकट्ठा करके इस पर से पर्दा हटाया। हेली ने इस बात का पता करा कि सबसे पहले धूमकेतु देखा वो थे निकोफोरस ग्रिगोरियस, जो कॉन्स्टेंटिनोपल के एस्ट्रोनॉमर थे। ये हुआ था जून 1337 में। हेली ने 1472 और 1698 के बीच यूरोप में देखे गए सारे धूमकेतुओं की जानकारी इकट्ठा की। इन तमाम ऑब्जर्वेशन से हेली को ये पता करना था कि न्यूटन द्वारा हाल ही में खोजे गए नियम और कमाल की गणितीय प्रतिभा का प्रदर्शन करते हुए हेली ने साबित किया कि धूमकेतु असल में सूर्य के चारों ओर लंबी इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट में घूमते हैं। और पहली बार उन्होंने ये पता करा था जो धूमकेतु 1531 में, 1607 में और 1682 में देखे गए थे वो असल में एक ही था। वही धूमकेतु हर 76 साल में वापस आता है। पैटर्न्स पहचानने की जबरदस्त काबिलियत से उन्होंने ये भविष्यवाणी की कि करीब 50 साल बाद धूमकेतु फिर नजर आएगा। हेली ने साफ तौर पे कहा था कि धूमकेतु 1758 के आखिर में आसमान के एक खास हिस्से में एक खास रास्ते से आएगा। इतनी सटीक भविष्यवाणी शायद ही किसी ने की होगी। ये हेली का धूमकेतु है। यहाँ हमारे सौर मंडल के बाहरी छोर पर ये बेहद शांति से घूमते रहता है। सूर्य की ग्रेविटी से बाहर जाने के पहले ही ये सूर्य की तरफ अपना सफर शुरू करता है। हेली का धूमकेतु बिना रुके बेहद तेजी से सीधा सूर्य की तरफ गिरता है। हमारे सौर मंडल में सब कुछ, ग्रह, चंद्रमा, एस्टेरॉइड्स, धूमकेतु, ये सारे के सारे ग्रेविटी से सूर्य की तरफ खींचे चले जाते हैं। क्योंकि वो अपनी एक्सिस पर भी घूमते हैं, इसलिए वो सूर्य का चक्कर लगाते रहते हैं, उसके अंदर जाकर गिरते। हेली की भविष्यवाणी के हिसाब से 1758 में धूमकेतु वापस आया। इसके बाद हर 76 साल बाद वो वापस आता है। हेली का धूमकेतु आखिरी बार 1986 में हमें दिखाई दिया था और अगर आप 2061 तक जिंदा रहे तो आपको फिर ये नजर आ जाएगा। इसी से डरिए मत और सोचे पहले भी वो कितनी बार चक्कर लगा चुका है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए और साथ ही सब्सक्राइब भी कर दीजिए और भी स्पेस वीडियोस के लिए। हैव अ ग्रेट डे और हमेशा की तरह थैंक्स फॉर वॉचिंग।